नमस्कार दोस्तों किसी भी देश को चलने के लिए लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़रूरी होता है। अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है तो वो देश चल ही नहीं सकता। हो क्या रहा है कि वेस्ट बंगाल में समय समय पर आपने देखा होगा कई बार लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन हुआ है। स्पेशली जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आए ऑफिसर्स हैं, उनको जिस तरह से ट्रीट किया जाता है कई बार, उसकी वजह से कंसर्न बढ़ गया। और इसीलिए आप देखोगे जो लेटेस्ट एपिसोड हुआ है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ममता बनर्जी की सरकार है, उसको काफ़ी क्रिटिसाइज किया है। तो इसके अंदर हम डिटेल से देखेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट क्या कहना चाह रहा है। और साथ ही साथ कई लोगों के मन में सवाल है जो मैसेज कर रहे हैं कि सर क्या यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, जिसको हम आर्टिकल 356 कहते हैं। वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले थोड़ा सा केस के बैकग्राउंड को देख लेते हैं। ये पूरा इशू आया कैसे। आप सब जानते हैं पूरे देश भर में रिसेंटली SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया गया, स्पेशली जहां जहां पर इलेक्शन होने थे। तो वेस्ट बंगाल में भी इलेक्शन है, आप सब जानते हो। तो वेस्ट बंगाल में SIR कराया गया, लेकिन स्पेशली जो मालदा डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पर ये काफी टेंशन बढ़ गया। ये आप देख सकते हो मैप के अंदर, जो ये वाला डिस्ट्रिक्ट हो गया मालदा डिस्ट्रिक्ट, और इसका काफी अच्छा खासा बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश के साथ भी सटता है, जैसा आप देख सकते हैं। तो हुआ क्या सिचुएशन में कि लार्ज स्केल डिलीशन ऑफ वोटर, मतलब कई लोगों के जो नाम है वोटर लिस्ट से वो यहाँ पर हटाए गए, और इसलिए पब्लिक को काफ़ी ज़्यादा सस्पिशन हो गया। जो गवर्नमेंट है, जो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, वो भी SIR को लेकर काफ़ी क्रिटिसाइज कर रही थी, और उनका भी कहना था कि जानबूझकर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को जो है एक्सक्लूड किया जा रहा है, उनके नाम को हटाया जा रहा है। तो एक प्रकार से जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो NRC की तरफ चला गया। मतलब ये बताया गया कि बैकडोर से NRC की कोशिश की जा रही है SIR के थ्रू, और स्पेशली यहाँ पर जुडिशियल ऑफिसर्स लगाए गए। मतलब जब ये अनाउंस किया गया कि इतने लाख नाम जो है वो आपका सस्पिशन है, मतलब इनको डिलीट किया जाएगा, तो इसको देखते हुए सेंटर की तरफ से जुडिशियल ऑफिसर्स भी भेजे गए ताकि वहां पर उसको वापस से चेक किया जाए कि कोई नाम गलती से कट तो नहीं रहा है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्शंस हियर करने के लिए, क्लेम को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर जुडिशियल ऑफिसर्स भेजे गए थे। तो ये जो पूरा एपिसोड है ना, बेसिकली मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस था, लेकिन जिस तरह से चीज़ें हुई हैं ये पूरा सोशो पॉलिटिकल इशू में कन्वर्ट हो गया है। अच्छा, हुआ क्या रिसेंटली मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि जो SIR में कई लाख नाम सामने आए, स्पेशली 16 लाख नेम्स को लेकर चर्चा हो रही थी कि उनको हटाया जाएगा नहीं हटाया जाएगा। तो इसके लिए 7 जुडिशियल ऑफिसर्स भेजे गए मालदा में। ये जो मालदा आप देख रहे हो, वैसे तो वेस्ट बंगाल में आप जा रहे थे कई जगह, लेकिन मालदा में यहाँ पर भेजे गए। तो वहां पर जब ये पहुंचे तो एक बहुत बड़ा क्राउड जो है वो गैदर हो गया, और नेम्स को हटाने को लेकर प्रोटेस्ट करने लग गए। यहाँ पर जो पूरा क्राउड है वो काफ़ी एग्रेसिव हो गया था, और इनफैक्ट बताया ये जा रहा है कि जो ऑफिसर्स हैं उनको मतलब घेर लिया गया था, घेराउट जिसको कहते हैं। चारों तरफ से उनको घेर लिया गया, उनको वहां से जाने से मना कर दिया गया, उनको प्रिवेंट किया गया। सबसे बड़ी टेंशन तब हो गई जब उनको कई घंटे तक, बताया जा रहा है 8-9 घंटे तक जो है उनको बंदी बनाकर रखा गया, किडनैप करके रखा गया। मतलब कि यहाँ पर ऑफिशियली इसको किडनैपिंग नहीं बोला जा रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो कन्फाइनमेंट होता है ना गलत तरीके से, वैसा आपको देखने को मिलेगा। पब्लिक सर्वेंट को उनका काम करने से रोकना, तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी सजा हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जुडिशियल ऑफिसर्स के साथ की गई। और देखिए मामला तब गहरा गया जब यहां पर पुलिस इंटरवेंशन काफी लेट हुआ। जनरली क्या होता है ना कि मान लो अगर कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ रही है, कभी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, अल्टीमेटली जिम्मेदारी किसकी होती है? पुलिस की होती है। और पुलिस किसके अंडर में आती है? वो राज्य सरकार के अंडर में आती है। तो सिचुएशन यहीं पर एस्केलेट हो गया कि आखिरकार पुलिस कर क्या रही थी, पुलिस ने तुरंत इंटरवीन क्यों नहीं किया जब 7 जुडिशियल ऑफिसर्स आए हुए हैं, और जो मामला है वो काफी गंभीर है, उनको भी पता है कि कुछ इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। तो यहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं उनको फाइनली देर रात को छुड़ाया गया। यहाँ पर जो CAPF है, जो सेंटर से फोर्सेज हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, उनकी मदद से उनको छुड़ाया गया। और ये जो पूरा डिले हुआ है ना, दैट इज क्रूशल, एंड इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने काफी क्रिटिसाइज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इनफैक्ट मैं आपको बता दूं सुओ मोटो एक्शन लिया है। सुओ मोटो यहाँ पर खुद से, कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने खुद से इसके अंदर इंटरवीन करते हुए कुछ रिमार्क्स पास किए। सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला कि इट इज कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। मतलब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाता है कि किसी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो गए। तो एक प्रकार से यहां पर चर्चा होती है कि क्या वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगने वाला है, तो इसीलिए चर्चा हो रही है। और ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो स्टेट मशीनरी है वो फेल हुई है अपनी ड्यूटी निभाने में, जो जुडिशियल फंक्शनिंग है उसको धमकी दी जा रही है, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है ना उसको बड़ा खतरा है। अच्छा, यहां पर लीगल एक्शन क्या है? देखो बेसिकली अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया है, लेकिन हाँ नोटिस जारी की हैं चीफ सेक्रेटरी को, DGP को, जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है पुलिस की स्टेट के अंदर, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट
पब्लिक अथॉरिटीज को, उनसे सवाल पूछा है कि आखिरकार जुडिशियल ऑफिसर्स को अनप्रोटेक्टेड कैसे रखा गया, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड क्यों नहीं की गई थी। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एम्फसाइज किया है कि स्टेट हैज कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, जब भी इस तरह के ऑफिसर्स आते हैं तो ये आपका संवैधानिक ड्यूटी होता है कि आपको वो उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, आप उसमें कैसे चूक सकते हो। इनफैक्ट अगर मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन बताऊं तो एक तो रूल ऑफ लॉ की हम बात करते हैं तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यही होता है कि मॉबक्रेसी नहीं चलती है, जो मॉब है उससे कहीं ज्यादा बड़ा कानून होता है। तो ये जो इंसिडेंट है वो दिखाता है कहीं ना कहीं मोबोक्रेसी की तरफ। इसके अलावा आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, और स्पेशली जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनकी भी तो पर्सनल लिबर्टी है वो वायलेट हुई है। यहां पर जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो यहां पर अपना जो पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है उसको नहीं निभाया है, उनकी जिम्मेदारी बनती थी उनको प्रोटेक्ट करने की। इसके अलावा जुडिशरी की हम बात करते हैं तो वो इंडिपेंडेंस रहती है, मतलब जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं दे आर एक्सटेंशन ऑफ जुडिशरी, मतलब वो एक प्रकार से जज ही हैं। और यहां पर इंटिमिडेट करना, इसकी वजह से जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में कंप्लीट कोलैप्स देखने को मिल रहा है। इसके अलावा फ्री एंड फेयर इलेक्शन का भी मामला सामने आ जाता है, क्योंकि हम इसको बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन के अंदर में लेते हैं। आप सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है केशवानंद भारती केस में, जहां पर बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया है कि यहां पर बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है उसमें कई चीजें आती हैं। तो इलेक्टोरल रोल भी उसी का ही फाउंडेशन है ना, कि अगर यहां पर फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट करना है तो जो लोग उसके अंदर नाम है वही लोग वोट देने चाहिए, गलत तरीके से वोटिंग नहीं होनी चाहिए। तो वो पूरा प्रोसेस किया जा रहा था, उसको रोकने की कहीं ना कहीं कोशिश की है। अच्छा, इलेक्टोरल डायमेंशन को समझिए। एसआईआर आप सब जानते हो, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया, स्पेशली सबसे पहले बिहार के अंदर ये मामला स्टार्ट हुआ था और उसके बाद डिसाइड किया गया कि पूरे देश भर के अंदर होगा। इसका सबसे मेन जो एम है वो यही है कि देश में जहां जहां पर इलेक्शन हो उसमें एक्यूरेट वोटर लिस्ट हो। जैसे मान लो बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका नाम होगा लेकिन उनकी ऑलरेडी मृत्यु हो गई होगी, जो दूसरे देश के लोग होंगे उनका भी हो सकता है, बांग्लादेश पाकिस्तान से आए लोग हैं उनका भी नाम है, तो वो अलाउड नहीं है ना, सिर्फ इंडियन सिटीजन को हक है वोट डालने का। तो ये कंट्रोवर्शियल वेस्ट बंगाल में इतना ज्यादा क्यों हो गया, क्योंकि वहां पर एक तो लैक्स ऑफ नेम बताया जा रहा है उनको अंडर वेरिफिकेशन में डाल दिया गया, 60 लाख जैसा मैंने आपको बताया। और साथ ही साथ खुद स्टेट गवर्नमेंट कह रही थी कि बैकडोर एनआरसी है। एनआरसी को लेकर आप सभी सुने होंगे कि किस तरह से उसको रोका गया है। तो यहां पर एनआरसी का हवाला दिया जा रहा है कि जो एसआईआर है वो एक प्रकार से एनआरसी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जाए, उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए। साथ ही साथ कम्युनिकेशन भी तो काफी वीक है, मतलब अथॉरिटीज जो है वो क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाई इस पूरे प्रोसेस को। ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत सरकार की भी थी कि सही तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करना चाहिए था, बताना चाहिए था, क्योंकि जब भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलता है लोगों में गुस्सा आता है और इसकी वजह से इतना वायलेंस देखने को मिलता है। अच्छा, पॉलिटिकल इकोनॉमी भी आपको समझनी पड़ेगी। यहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट है विच इज लेड बाय ममता बनर्जी, तो उनका ऑलरेडी पोजीशन यही था कि वो एसआईआर को अपोज कर रही थी, यहां पर एनआरसी को लेकर कंसर्न जता रही थी। लेकिन दूसरी तरफ जो सेंटर में बीजेपी की सरकार है, वेस्ट बंगाल में जो अपोजिशन पार्टी है बीजेपी, उनका कहना था कि यहां पर जो पॉलिटिकल नैरेटिव सेट किया गया है ना ममता बनर्जी जी के द्वारा, उसी की वजह से ये पूरा वायलेंस हुआ है। यहां पर अगर ममता बनर्जी एक पॉजिटिव सिग्नल देती तो इस तरह का वायलेंस नहीं होता। अच्छा, ये जो इंसिडेंट है वो भारत के लिए इतना बड़ा रेड फ्लैग क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि यहां पर मॉब जस्टिस आपको देखने को मिलेगा, मतलब क्राउड जो है वो इंस्टीट्यूशंस को ओवर पावर कर दे रहा है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। यहां पर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, वो सब वीक हो रही हैं। इलेक्टोरल पोलराइजेशन हो रहा है, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है उसको पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज बताई जा रही है। मतलब ये जो एसआईआर प्रोसेस था ये तो बस एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है ना, कि ये तो हर कुछ साल में होना चाहिए, लेकिन इसको पूरा का पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव दे दिया गया है, कॉन्स्पिरेसी बताई जा रही है। सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जजेस को लेकर, सिविल सर्वेंट्स को लेकर उनको डराना धमकाना ये सही नहीं है। तो अब फाइनली लास्ट में क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये क्वालिफाई करता है प्रेसिडेंट रूल के लिए, क्या वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। देखो, ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट रूल नहीं लगता है, कुछ सर्टेन चीजें होती हैं जहां पर अगर ये होता है तो ही लगेगा। बट जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रांग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, लॉ एंड ऑर्डर फेल हुआ है ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है। लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा हो जाना डजंट मीन कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया है। मतलब प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए एक तो देखिए क्या है कि लगातार बार बार गवर्नेंस का फेलियर होना चाहिए, सिर्फ एक इंसिडेंट से नहीं होगा। ऑल्दो यहां पर कई लोग कह सकते हैं कि कई बार इस तरह के इंसिडेंट्स बंगाल में देखे गए हैं, लेकिन अगेन यहां पर डिपेंड करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कदम ले रही है। गवर्नमेंट जो है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने से मना कर देती, मान लो अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आया
तो वापस से अगर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट उसको मना कर देगी कि हम फॉलो ही नहीं करेंगे, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो उस केस में गवर्नर का रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर गवर्नर रिपोर्ट भेजते हैं कि यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन को खतरा है, तो उस केस में शायद वो रिकमेंड कर सकते हैं कि यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए। लेकिन अल्टीमेट देखिए क्या है ना कि सारा का सारा मामला सेंटर के ऊपर आ जाता है। तो देखते हैं अब इसको लेकर क्या होगा। अभी तो चुनाव भी हैं, बहुत कुछ होना है वेस्ट बंगाल में, बट आई होप कि रिसेंटली ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आर्टिकल 356 को ही लेकर यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, स्पेशली 7 अप्रैल से हमारा नया बैच 2027 का स्टार्ट हो रहा है, जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी पढ़ाई कराई जाती है। इसमें पर्सनल मेंटरशिप मिलता है, 18 बुक्स का पूरा सेट आपको कोरियर से भेजा जाता है। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर पर कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।